नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस समारोह में बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने अपने भाषण में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर तीखा हमला बोला है और कई विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा है। एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कहा है कि कुछ लोग लगातार उनके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, लेकिन वे उनसे बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग रोज भोगते हैं लेकिन शेर अकेला चलता है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे गुट पर तंज की तरीके से माना जा रहा है। शिंदे ने आगे कहा है कि जो लोग खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे असल में कमजोर हैं। उन्होंने कहा है कि बाघ की खाल पहन लेने से कोई बाघ नहीं बन जाता। इस बयान के जरिए उन्होंने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे गुट पर हमला किया है। इस कार्यक्रम में शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर को लेकर चल रही चर्चाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली राजनीति जो है आगे बदलने वाली है। इसके बाद जो है बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में नई अटकलें स्टार्ट हो चुकी हैं। शिंदे ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 2022 में जो राजनीतिक फैसला लिया था वे डर या दबाव में नहीं था। उन्होंने कहा था कि उस समय कई लोगों ने उन्हें धमकी दी थी, लेकिन वे फैसले पर कायम रहे। उन्होंने ये भी कहा कि वे अकेले मुंबई आए थे और किसी विशेष सुरक्षा या व्यवस्था का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उस समय विरोधी दावा कर रहे थे कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन समय ने दिखा दिया कि जनता उनके साथ है। शिंदे ने दावा किया कि अभी भी जो है उनके विरोधी सिर्फ बयानबाजी ही कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अपने भाषण में शिंदे ने विपक्षी नेताओं पर जो है हमला बोला है। विपक्षी नेता संजय राउत और राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हर समय हार की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जहां भी वे जाते हैं वहां विपक्ष को हार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बार बार हारने वाले कप्तान की उपाधि राहुल गांधी को दी। शिंदे ने विपक्षी गठबंधन पर भी सवाल उठाया, कहा कि वे लोग एकजुट नहीं हैं, वो केवल राजनीतिक बयानबाजी में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाला गठबंधन मजबूत और विकास के एजेंडे पर काम कर रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य का विकास और जनता का कल्याण है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहन योजना का उल्लेख किया और कहा कि कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। शिंदे ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार और सहयोगी दल पूरी तरह एकजुट हैं और किसी तरीके का मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में विपक्ष को लेकर कई बड़ी सफलताएं जो है उनको विपक्ष को नहीं मिलने वाली हैं और जनता विकास और जो है बदलाव के पक्ष में वोट करेगी। इस पूरे भाषण में शिंदे का जो है अंदाज काफी आक्रामक रहा। उन्होंने बार बार विपक्ष पर कटाक्ष किया और अपने राजनीतिक फैसलों को सही ठहराया। उनके बयानों को महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां शिवसेना के दो गुटों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। फिलहाल इस बयान के बाद राज्य की राजनीति फिर से गर्मा गई है और आने वाले दिनों में इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होगी वो जो है देखने को मिलेगा। वही अगली खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई है। राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रही है और अब तक कई अहम सबूत जो हैं जुटाए जा चुके हैं। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने इस मामले से जुड़े दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को 9 पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लिया है। इन पेन ड्राइव में दान राशि की गणना, रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल बताए जा रहे हैं। एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि इन सबूतों के आधार पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही सीएम कार्यालय को भेज दिया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कुछ ऐसे कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है जो दान की गणना प्रक्रिया में शामिल थे। इन कर्मचारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है।
इसी दौरान जो है 2 नाम बार बार सामने आए हैं जिनकी भूमिका को लेकर जांच एजेंसियां विशेष रूप से ध्यान दे रही हैं। इनमें एक नाम गणना प्रभारी का बताया जा रहा है, जिन पर दान, गिनती और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि गणना कार्य में जो लगे कई कर्मचारियों ने इस प्रभारी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। वही सूत्रों के अनुसार ये भी जांचा जा रहा है कि क्या गणना स्थल पर लगे सीसीटीवी सिस्टम की निगरानी या रिकॉर्डिंग में किसी तरीके की छेड़छाड़ हुई है। कुछ दावों में यह भी कहा जा रहा है कि बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी और दान की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को लेकर नियमों का पालन पूरी तरह नहीं हुआ। एसआईटी ये भी जांच कर रही है कि क्या गणना प्रभारी की भूमिका केवल प्रशासनिक थी या फिर उन्होंने नियुक्तियों और प्रक्रियाओं को प्रभावित किया। आरोप है कि गणना कार्य में लगे कुछ कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति में भी उनकी भूमिका हो सकती है। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि यह मामला केवल एक साधारण गड़बड़ी नहीं है, बल्कि इससे एक संगठित प्रक्रिया की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये किसी सुनियोजित योजना का हिस्सा था या फिर मौके पर हुई गड़बड़ी का परिणाम था। इस मामले में पहले से ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जो है कुछ पदाधिकारियों और कर्मचारियों से सवाल जवाब चल रहा है। ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों से कई घंटों तक सवाल जवाब किए गए। हालांकि अभी तक किसी भी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वही सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान ट्रस्ट की भूमिका और उसकी चुप्पी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एसआईटी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि अगर किसी भी स्तर की गड़बड़ी हुई थी तो उस समय रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान जो है एसआईटी अधिकारियों ने उनसे मुलाकात भी की थी। अधिकारियों ने उनसे जांच की प्रगति की जानकारी दी और अब तक जुटाए गए सभी सबूतों की जो है रिपोर्ट उनसे साझा की थी। सीएम ने अधिकारियों को निष्पक्ष और सख्त जांच की जो है निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि अयोध्या आस्था का केंद्र है और इसकी पवित्रता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यदि किसी भी तरीके की गड़बड़ी साबित होती है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि राम मंदिर निर्माण और दान प्रबंधन से जुड़े कुछ तकनीकी और प्रशासनिक दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। एसआईटी ये भी सुनिश्चित कर रही है कि सभी वित्त और जो है रिकॉर्ड प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई थी या फिर नहीं। फिलहाल एसआईटी की जांच शुरुआती चरण में है, लेकिन 9 पेन ड्राइव में सुरक्षित किए गए डिजिटल सबूत इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जांच एजेंसियां आने वाले दिनों में और लोगों से जो है पूछताछ करने वाली हैं और अधिकारियों का यह भी कहना है कि अंतिम रिपोर्ट सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जो है तय की जाएगी। वहीं ईरान की एक 29 वर्षीय सिंगर परस्तु अहमदी को 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। आरोप है कि उन्होंने एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट में जो है बिना हिजाब के परफॉर्म किया था। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और इस फैसले के बाद दुनिया भर में मानवाधिकार संगठनों और कलाकारों ने ईरानी सरकार की आलोचना की है। यह मामला दिसंबर 2024 की एक ऑनलाइन परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है, जिसमें सिंगर ने एक देशभक्ति गीत गाया था। यह कार्यक्रम उनके YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया गया था और बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। ईरानी अदालत ने आरोप लगाया है कि इस परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने सार्वजनिक शालीनता के नियमों का उल्लंघन किया। अदालत ने न केवल 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई है, बल्कि उन पर 2 साल तक देश छोड़ने और कला से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने पर भी रोक लगा दी है। इस मामले में सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोडक्शन टीम के कई सदस्यों और संगीतकारों को भी दोषी ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि कुल 8 लोगों पर कार्रवाई हुई है। घटना के बाद सिंगर और उनकी टीम को कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने इस वीडियो को लेकर औपचारिक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अदालत का कहना है कि ऑनलाइन परफॉर्मेंस में अनैतिक और अश्लील सामग्री दिखाई गई जो ईरान के कानूनों के खिलाफ है। इसी आधार पर यह सजा जो है सुनाई गई है। मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका स्थित सेंटर फॉर ह्यूमन राइट इन ईरान
की एडवोकेसी डायरेक्टर ने ये कहा है कि सिर्फ बिना हिजाब के गाना इतना जो है कठोर, उस पर सजा सुनाना मानव अधिकारों की स्थिति पर जो है गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा है कि ईरानी सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे फैसले दिखाते हैं कि जमीनी हकीकत अभी तक बदली नहीं है। वहीं कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच कई कलाकारों और फिल्मी हस्तियों ने भी सिंगर के समर्थन में आवाज उठाई है। ईरानी अभिनेत्री सितारे ने भी ये कहा है कि परफॉर्मेंस में उनके लिए एक तरीके से विरोध था और उन्होंने इसे जो है साहसी कदम बताया है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ईरान में महिलाओं की स्वतंत्रता, कला और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है देखने को मिल रही हैं। फिलहाल ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और मानवाधिकार संगठन ईरानी सरकार से इस सजा को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वही अगली खबर, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए नियम और सख्त नियम लागू किए हैं। 1 जुलाई से ट्रेन यात्रा और रेलवे परिसर में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि जो है बढ़ा दी गई है। ये बदलाव जनविश्वास अधिनियम के तहत लिया गया है। रेलवे का कहना है कि इसका उद्देश्य यात्रियों के अनुशासन जो है बनाए रखने, नियमों के पालन का सुनिश्चित करना है। ये नए नियम के अनुसार जो है अब बिना टिकट यात्रा करने पर जो है आपको पहले की तुलना में 2 गुना जुर्माना देना होगा। अभी तक बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्रियों को पूरा किराया और 250 रुपए जुर्माना जो है देना पड़ता था, लेकिन 1 जुलाई से ये बढ़ाकर जो है 500 रुपए कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार करीब 13 साल बाद जुर्माने की राशि में बदलाव किया गया है। इससे पहले वर्ष 2023 में जुर्माना 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए किया गया था। इसके अलावा अगर कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट से यात्रा करता है या फिर पकड़ा जाता है तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही उससे पूरा किराया और 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे ने महिला कोच में प्रवेश को लेकर भी सख्त नियम बनाए हैं। अब यदि कोई पुरुष महिला यात्री कोच में प्रवेश करता है तो जो है उस पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और रेलवे का कहना है कि ये कदम महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। नए नियमों के तहत ट्रेन और रेलवे परिसर में अन्य प्रकार की लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई होने की बात कही गई है। यदि कोई यात्री नशे की हालत में हंगामा करता है या फिर अन्य यात्रियों को परेशान करता है या फिर गाली गलौज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामले में जुर्माना लगाने के साथ साथ यात्री को ट्रेन से उतारने तक की कार्रवाई भी की जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और मामला अदालत तक भी भेजा जाएगा। ऐसे मामले में जुर्मानों के साथ साथ जेल की सजा भी हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी किए हैं कि इन नियमों की जानकारी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचा दी जाए ताकि इसे सख्ती से लागू किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों का मकसद रेलवे में अनुशासन बनाए रखना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। खासकर महिला कोच प्रवेश और बिना टिकट यात्रा जैसे मामलों को रोकने के लिए यह कदम जो है जरूरी माना जा रहा है। नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को सलाह भी दी गई है कि यदि कोई भी यात्री यात्रा करता है तो यात्रा से पहले टिकट की सही तरीके से जांच करे और रेलवे नियमों का पालन करे ताकि किसी भी तरीके की लापरवाही या परेशानी का सामना उन्हें न करना पड़े। 1 जुलाई से लागू होने वाले इस नियम ने जो है रेलवे यात्रा को जो है और अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। TV7 भारत में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।